राजस्थान के जोधपुर में बीती रात माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। एक धार्मिक स्थल से गेट निकालने के विवाद में गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी गई। पुलिस पर पत्थर बरसाए गए हैं। जोधपुर में गेट को लेकर शुरू हुआ गदर 4 घंटे तक जोधपुर के लिए मुसीबत बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पानी पर विवाद सांप्रदायिक बन गया। गाजियाबाद में खेत में पानी को लेकर झगड़े में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद गाजियाबाद में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। गाजियाबाद और जोधपुर में भले ही हालात काबू में हैं, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या मामूली सी बात में तनाव फैलाने के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। आगजनी, उपद्रव, लाठीचार्ज। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां आधी रात जमकर हंगामा हुआ। दंगाइयों ने कुछ दुकानों में आग लगा दी। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घरों से जमकर पत्थरबाजी की गई। दर्जनों पुलिस के जवान तनाव रोकने के लिए रात भर सड़कों पर डटे रहे। मामला बेहद छोटा था, लेकिन उसे बड़ा बनाकर जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई। विवाद ईदगाह का गेट निकालने को लेकर था। जोधपुर के सूरसागर थाना इलाके के राजाराम सर्कल में ईदगाह के मुख्य गेट के पास कुछ दुकानें हैं। 2 दिन पहले ईदगाह के पीछे की दीवार से 2 गेट निकालने का काम शुरू हुआ था। इलाके में रहने वाले कुछ लोग गेट निकालने का विरोध कर रहे थे। स्थानीय विधायक के मुताबिक ईदगाह के गेट को लेकर पहले भी समझौता हो चुका था, लेकिन शुक्रवार की शाम को फिर से विवाद शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मामला पत्थरबाजी और फिर आगजनी में बदल गया। लोगों ने घरों के अंदर पत्थरबाजी की, 2 दुकानों और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद हालात पर काबू पाया। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया और उस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाब्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इलाके में 3 घंटे का तनाव बना रहा। पुलिस को माहौल शांत कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि गेट का विवाद पहले ही बातचीत से सुलझा लिया गया था, लेकिन पिछले दिनों से इलाके में बच्चों का झगड़ा चल रहा था। बच्चों के झगड़े का बहाना बनाकर ईदगाह के गेट का विवाद फिर से खड़ा किया गया और इसी वजह से घंटों तक जोधपुर का यह इलाका सांप्रदायिकता की आग में जलता रहा। बात जहां पुलिस प्रशासन पर पथराव की अगर मैं करूं तो पथराव जब पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस का सबसे पहला काम यही था कि जो आगजनी की घटना हुई उस आगजनी की घटना पर तत्काल नियंत्रण पाया जाए। तो ऐसे में अलग अलग जो मोहल्ले में जो है वो आगजनी की घटनाएं थी, तो उसमें 3-4 जो फायर ब्रिगेड मौके पर आई और उन्होंने सबसे पहले आग बुझाने का प्रयास किया और उसके बाद पुलिस ने तसल्ली से वो सभी लोग जो इस उन्माद में शामिल होने की संभावनाएं थी, जो संदिग्ध लग रहे थे, उनको हिरासत में लेने का पुलिस ने जब प्रयास शुरू कर दिया तो पुलिस जब उन घरों में जाने लगी और उन लोगों को हिरासत में लेने का प्रयास करने लगी तो वो लोग और आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने की वजह से उन्होंने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। पूरे इलाके में हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस फोर्स मौजूद है। जोधपुर में मामूली विवाद को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पानी विवाद में 2 लोगों की हत्या के बाद से तनाव है। लोगों ने सड़कों पर जाम कर दिया, बिजली के खंभे और बोर्ड से रास्ते को ब्लॉक कर दिया। गाजियाबाद में तनाव बढ़ता देख कुछ देर के लिए गाजियाबाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना इलाके में एक खेत में पानी डालने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। बाइक सवार बदमाशों ने पिता और उसके 2 बेटों को गोली मार दी। हमले में पिता और एक बेटे की जान चली गई। जिनकी हत्या हुई वो मुस्लिम है। ऐसे में 2 हत्याओं की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोग सड़कों पर आ गए। इलाके में तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस हत्यारों को तलाश करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हमारा सवाल है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को क्या पढ़ाना चाहिए? आपका जवाब होगा, जो सिलेबस हो उसे ही पढ़ाना चाहिए। लेकिन उज्जैन के एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर छात्रों को आउट ऑफ सिलेबस कोर्स पढ़ा रहा था। आरोप है कि प्रोफेसर छात्रों को नमाज पढ़ने और मुस्लिम बनने के फायदे बता रहा था। आरोप तो यह भी है कि वो हिंदू छात्रों को नंबर देने में भी भेदभाव करता था। यूनिवर्सिटी में छात्रों का ये प्रदर्शन शिक्षा के खिलाफ है। जी हाँ, शिक्षा के खिलाफ। ऐसी शिक्षा जो एक प्रोफेसर उन्हें बिना मांगे और आउट ऑफ सिलेबस दे रहा था। यह है प्रोफेसर अनीश शेख, जो उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अनीश शेख वैसे तो फार्मेसी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, लेकिन उस पर धार्मिक शिक्षा देने का आरोप है। आरोप है कि अनीश शेख ने व्हाट्सएप पर छात्रों का एक ग्रुप बना रखा था। उस ग्रुप में वो नमाज पढ़ने के फायदे का पोस्ट डाल रहा था। आरोप है कि प्रोफेसर अनीश ग्रुप में मुस्लिम बनने के फायदे से जुड़ा मैसेज भी भेजा था। कई छात्रों का आरोप है कि वो छात्रों को कलावा नहीं बांधने के लिए कहता था और हिंदू छात्रों को मुस्लिम छात्रों के मुकाबले कम मार्क्स देता था। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि मार्क्स बांटने में अनीस हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव करता था। छात्र प्रोफेसर पर और भी संगीन आरोप लगा रहे हैं। सर, यहाँ पे पहले से नंबर कम किए जा रहे हैं। मतलब मुस्लिम लड़कियों को अच्छे नंबर, मुस्लिम लड़कों को अच्छे नंबर, हिंदू लड़कों को कम नंबर दिए जा रहे हैं। ना सर प्रैक्टिकल हो रहे हैं सही से। नमाज पढ़ने का बोलते हैं और ग्रुप चल रहे हैं मुस्लिम से संबंधित। उनका आरोप है कि प्रोफेसर अनीस धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव बनाते थे। प्रोफेसर की हरकत के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्र गुस्से में हैं। अखिल भारतीय छात्र संगठन ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी में शिकायत दर्ज कराई है। मुस्लिम कम्युनिटी का एक विद्यार्थी का ग्रुप बनाया गया, जिसमें धर्मांतरण की बातें की गई। छात्रों को धर्मांतरण के विषय में बताया गया कि आप बोले हिंदू, मतलब हिंदू से मुस्लिम से इसमें आएंगे तो आपको ये फायदे देंगे, ये देंगे। इस प्रकार का ग्रुप बनाया गया। छात्रों के आरोप के बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति ने आरोपी प्रोफेसर अनीश शेख को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और आगे जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। जिसको अभी विद्यार्थी ने हाईलाइट किया है, इस विद्यार्थियों के साथ तो कुछ नंबर का प्रॉब्लम है, कुछ है। उनको 15 दिन के लिए अभी रोका गया है डिपार्टमेंट। 15 दिन और 15 दिन में मैं उसकी जांच करा करके फिर उसमें आरोपी प्रोफेसर अनीश शेख का पक्ष सामने नहीं आ सका है। महाकाल की नगरी उज्जैन में कट्टर प्रोफेसर के खिलाफ यूनिवर्सिटी के छात्र गुस्से में हैं। अब विश्वविद्यालय की जांच के बाद प्रोफेसर के खिलाफ आरोपों का सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जब आप अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे तो आप भगवान रामलला के भव्य दर्शन तो करेंगे, लेकिन अब आप चंदन के तिलक और चरणामृत से वंचित रह जाएंगे। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने तत्काल प्रभाव से नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नियम के बाद राम भक्त भी निराश हैं, तो यहाँ के पुजारी भी कुछ खुश नहीं हैं। ये नियम क्यों बने हैं, क्यों पुजारी भी नाराज हैं, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एक राम भक्त प्रभु राम के दर्शन करना चाहता है, राम के श्री चरणों में नमन करना चाहता है, मस्तक पर तिलक लगा चरणामृत ग्रहण कर सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु इन सब से वंचित हो गए हैं। राम भक्त निराश है। ये बिल्कुल सही नहीं है। मंदिर में आए हैं तो टीका तो लगना चाहिए, चरण में तो मिलना ही चाहिए। मंदिर का यही उसूल है भाई, मंदिर में आए हैं तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तिलक लगाना है, चंदामृत है, वो तो देना चाहिए। राम भक्त ही नहीं, पुजारी और संत समाज भी ट्रस्ट के फैसले से नाराज दिख रहे हैं। अमृत ले लेता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, भगवान के चरणों में प्रेम निष्ठा होता है और जो माथे पे तिलक होता है वो सूर्य की किरणों से भी अधिक तेज दिखता है। इसीलिए हम लोग सनातन जितने हैं हिंदू धर्म के, वो माथे पे तिलक लगाते हैं। और में कहा गया है कि चंदन आपदाओं को हल लेने वाला है, अनजाने अनजाने में नित्य हुए हमसे जो पाप होते हैं उसको नष्ट कर देने वाला है। चंदन क्योंकि सनातन का प्रतीक भी है।
अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आने वाले भक्तों के माथे पर अब चंदन का तिलक नहीं लगाया जाएगा। साथ ही राम भक्तों को चरणामृत देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यह फैसला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने लिया है। इसके लिए गर्भगृह के पुजारियों को तत्काल प्रभाव से ऐसा करने को कहा गया है। आपको बता दें कि साधारण दर्शन करने वाले भक्तों को पंक्तिबद्ध करके बैरिकेडिंग के अंतर्गत दर्शन कराया जाता है, लेकिन वीआईपी दर्शन करने वाले भक्तों को कुछ और निकट से रामलला के दर्शन का अवसर मिलता है। यहाँ दर्शन के पश्चात पुजारियों की ओर से उनके मस्तक पर चंदन लगाकर चरणामृत दिया जाता है। खास बात यह भी है कि गाइडलाइन के मुताबिक यदि कोई भक्त दान दक्षिणा दे तो उसे स्वयं न लेकर पुजारी अब इसे दान पेटिका में डलवाएंगे। अयोध्या राम मंदिर में गर्भगृह से लेकर अलग अलग जगहों पर पुजारियों की बड़ी टीम है। अकेले गर्भगृह में 2 दर्जन पुजारी हैं। इनमें 5 पुजारी पुराने और 21 नए सहायक अर्चक हैं। अर्चक को ट्रस्ट द्वारा हर महीने 35,000 रुपए सैलरी मिलती है। वहीं सहायक अर्चक की सैलरी 33,000 रुपए है। ये बहुत बिना विचारे और बिना सोचे 21 परंपरा में और किस पद्धति में, दाक्षिणी पद्धति को उत्तरी परिस्थिति कौन ऐसी है जिसमें चरणामृत बंद है और चंदन नहीं लगाया जाता भक्तों को। ऐसा यही एक मंदिर रामानंदाचार्य के कहते हैं कि रामानंदाचार्य पद्धति है, लेकिन जो कुछ भी है वह रामानंद संप्रदाय से विपरीत है। अयोध्या में बने नए मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तब से मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। राम मंदिर में लाखों राम भक्त हर रोज राम लला के दर्शन करते हैं। लोग प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ उनके पास जाकर पूजन करने को उत्सुक रहते हैं, भगवान की मूर्ति को स्पर्श करते हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए ट्रस्ट ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको चंदन के तिलक और चरणामृत के महत्व के बारे में भी जानकारी देते हैं। दरअसल राम भक्त 12 तरीके से तिलक लगाते हैं और इन तिलक को राम का रूप माना जाता है। यह तिलक चंदन, कुमकुम, तुलसी से तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। बात करें चरणामृत के महत्व की तो मान्यता है कि इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है, जबकि चरणामृत का वैज्ञानिक महत्व भी है। माना जाता है कि इसमें रोग नाशक क्षमता भी होती है, बुद्धि स्मरण शक्ति बढ़ाने में भी ये काफी प्रभावी होता है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी सारी खासियत होती है और उसके बाद जब इसे अब बंद किया गया है तो भक्तों में कहीं ना कहीं निराशा जरूर देखने को मिल रही है। और देश हित में बढ़ते हैं आगे और आपको बाबा बर्फानी के दर्शन कराते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 1 हफ्ते पहले बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की गई है। पवित्र गुफा में पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ किया। बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ तीर्थ यात्रा की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। तीर्थ यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हो, इसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की गई। स्वामी कार्तिक जी का ध्यान करें। ओम स्वामी कार्तिक योगीराज में अब वीआईपी कल्चर पर जमकर नकेल कसी जा रही है। आपको हम वो भी दिखाएंगे आगे, लेकिन आपको बता दें किस तरह से जब बाबा बर्फानी की पूजा की जा रही है तो वहां पर बड़े पैमाने पर भक्तों में जोश देखने को मिला है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इसमें शामिल हुए। अब बात करते हैं योगीराज में वीआईपी कल्चर पर जमकर नकेल कसी जा रही है। खास तौर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जमकर कार्रवाई हो रही है। अब तक 2,75,000 गाड़ियों की जांच की गई है और अवैध हूटर लगाने वालों से लेकर काली फिल्म और डिजाइनर नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ अभियान चल रहा है। खुद जी न्यूज भी इस अभियान की पड़ताल करने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंचा। यहां लोग रंगे हाथ नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए हैं।
बजाते, वाहनों पर पुलिस और यूपी सरकार लिखकर चलते। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ योगी सरकार पूरी तरह सख्त हो गई है। आप अक्सर सड़कों पर वीआईपी ठसक के साथ वाहन दौड़ाते लोगों को देख सकते हैं, लेकिन अब तय है कि यूपी में रहना है तो कायदे में रहना होगा। इससे पहले कि हम ग्राउंड जीरो पर आपको इस अभियान की सही तस्वीर दिखाएं, आपको बताते हैं कि यूपी में इस अभियान के तहत 19,864 गाड़ियों का चालान किया जा चुका है। यूपी में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कमर कस ली है। नतीजा ये कि मेरठ में पुलिस कर्मी पर भी चालान किया गया तो पुलिस हूटरबाजों के हूटर उतार रही है। हापुड़ में एक एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है। नोएडा में जब हम इस अभियान की पड़ताल कर रहे थे तो हमारी टीम के साथ ही बदसलूकी की गई। मैं आपको गाड़ी का नंबर एक बार और दिखाता हूँ। इस तरह के बदतमीज लोग जो मीडिया के साथ जब इनको आवाज दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो अभी चढ़ा देगा। ये गाड़ी जानबूझ के मैं कौन देखिए ये मेरठ में चेकिंग अभियान के दौरान एक शख्स खुद को जज का भाई बता रहा था, साथ साथ बहस पर भी उतारू था। कौन सा जुल्म कर दिया इस पे हमने? ये कानूनन है। तो भैया हमारा जज हैगा, उसकी उसमें लगी हुई थी सर्विस में। अच्छा भैया तुम्हारे जज हैं? हाँ। तुम्हारे भैया जज हैं, कुछ भी करोगे? नहीं कुछ भी तो मैं कोई वो हम कुछ जुर्म कर रहे हैं हम यहाँ से। नाम क्या? मैं कमाल ही कर रहा हूँ। ये जनाब पुलिस वाले बनकर कार में वीआईपी दिखने में जुटे हैं, लेकिन इनकी कार से स्टिकर उतार लिया गया है। पुलिस का स्टिकर क्या लगाया था? कोई है पुलिस में? आप हो पुलिस में? हाँ मैं पुलिस में। आप हो पुलिस में? कौन से डिपार्टमेंट में हो? मैं जिला पुलिस में ही हूँ। जिला पुलिस में? यहाँ पे सरकारी गाड़ी में तो स्टिकर लगना चाहिए, तो प्राइवेट गाड़ी है ना आपकी, सरकारी तो है नहीं। हापुड़ में पुलिस पूरे एक्शन मोड में दिख रही है। गाड़ी में आर्मी भी लिखा हुआ, तो इस तरह की से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। जब ये लोग सड़कों पर चलते हैं तो अपनी जो राजशाही दिखाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस शख्स ने नंबर प्लेट पर ही उत्तर प्रदेश सरकार लिख लिया है। जाहिर है इन पर कार्रवाई तो होनी ही थी। आप कौन है उनके? तो हम ड्राइवर हैं सर। गाड़ी में से हूटर भी निकलवा लिया गया और पुलिस ने उस हूटर को जब्त कर लिया है। आप देखिए तस्वीरों में, तो पुलिस ने उस हूटर को जब्त कर लिया है और अब उनका चालान भी कर दिया गया। ये राजनीतिक पार्टी का झंडा लगाकर ही अपनी कार में रसूख दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसके साथ भी सख्ती दिखाई। आप देखिए यहाँ पर जो इस गाड़ी को चलाने वाले लोग हैं वो इस गाड़ी में होटल लगा के यहाँ पर चल रहे थे, और आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो भी यहाँ पर इस गाड़ी के जो चेकिंग को है वो कर रहे हैं। जबकि वाराणसी में भी इसी तरह के अभियान को छेड़ा जा चुका है। आपको बता दें कि अभियान कुछ दिन और जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब बात करते हैं एशिया के सबसे लंबे समुद्री पुल की। अभी मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए हैं जब मुंबई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु की सौगात दी थी। अब कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी करते हुए आरोप लगा दिया कि मुंबई के अटल सेतु में दरार आ गई है। कांग्रेस ने पुल में दरार का आरोप लगाया है तो बीजेपी की ओर से सफाई आई है कि पुल में दरार नहीं थी। अटल सेतु में दरार का क्या है पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट में। करीब 1 महीने पहले जानी मानी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने मुंबई के अटल सेतु की तारीफ में एक वीडियो शूट किया था। वीडियो में उन्होंने अटल सेतु की खूबियां बताई थी। अटल सेतु ने ना फ्यूचर के डोर पे ऐसा जोर से नॉक किया है कि विकसित भारत के रास्ते ही खुल गया है। अटल सेतु इज नॉट जस्ट अ ब्रिज, ये गारंटी है हमारे यंग भारत की। करीब 1 महीने बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले अटल सेतु जाने वाली सड़क पर पहुंचे और वहां उन्होंने सड़क पर बनी दरार को दिखाकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने 18,000 करोड़ की लागत से बने अटल सेतु को लोगों के लिए असुरक्षित बता दिया। अटल सेतु का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अभी आपने देखा होगा कम से आधा किलोमीटर ये रोड 1 फीट नीचे खसक गया है। तो इसका मतलब है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में कितनी लिप्त है। जनता की जीवित हानि की भी चिंता इनको नहीं है और इस तरह से भ्रष्टाचार में लुप्त होने वाली सरकार का मैंने आज लाइव आपके सामने दिखाया है। नाना पटोले ने अटल सेतु में जिस जगह दरार दिखाई थी वो पुल पर नहीं बल्कि सर्विस लेन पर है।
ये रास्ता अटल सेतु को उल्वे से मुंबई से जोड़ने वाली सर्विस लेन है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए लिखा है, अटल सेतु पर तो कोई दरार नहीं, ना ही अटल सेतु को कोई खतरा है। ये तस्वीर अप्रोच रोड की है, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया है। देख सकते हैं सेतु पे क्या हुआ है। 2 दिन से यहाँ पर कुछ इंसिडेंट हुआ है। ये जो सेतु से अटैच जो रोड है वहाँ पर क्रैक आए हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से क्रैक आए हैं। ये पूरे जो क्रैक है ये पिछले कुछ दिनों से क्रैक आ रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन ये जो अटैच रोड है, जो सेतु जहाँ से शुरू होता है उससे सटा हुआ ये रास्ता है। ये अटल सेतु के जिस हिस्से पर कल नाना पटोले ने दरार दिखाई थी, आज वहां मरम्मत की गई। अटल सेतु प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी का दावा है कि जिस रास्ते पर गड्ढा है वो अटल सेतु नहीं बल्कि अटल सेतु का एक अप्रोच रोड है। अधिकारी ने दावा किया कि अटल सेतु पूरी तरह से सुरक्षित है। तो बारिश और समर तो ये हीट और कूल जब होता है रोड का, तो इवन दो कॉम्पैक्टेड मिट्टी उसमें जो है ये नेचुरल फिनोमिना है कि उसमें क्रैक्स डेवलप होता है। तो वो क्रैक्स डेवलप जो हुआ है तो उसको अटेंड करने का ऑलरेडी काम चालू है। इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया था। करीब 18 करोड़ की लागत से तैयार इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई की दूरी 2 घंटे से घटकर 20 मिनट रह गई है। सुधाकर कश्यप, जी मीडिया, मुंबई। मुंबई का अटल सेतु बहुत मजबूत बनाया गया है। मजबूती के लिए इसमें क्या क्या खास उपाय किए गए हैं, आपको हम वो भी विस्तार से बताते हैं। इसमें एफिल टावर से 17 गुना ज्यादा लोहा लगाया गया है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज्यादा स्टील लगाया गया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 6 गुना कंक्रीट इस सेतु में लगाया गया है। इसमें जितने स्टील की तार लगी है उससे पृथ्वी को 4 बार लपेटा जा सकता है। यही नहीं, 185 बोइंग जंबो जेट विमान से ज्यादा वजन के स्टील के तार लगे हैं। इस पुल पर भूकंप और हाई टाइड का असर भी नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि इसकी मजबूती को लेकर जो दावे किए गए थे वो काफी बड़े थे, और ऐसे में भले ही अप्रोच रोड पर सही अगर दरार आई तो उसको लेकर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी ने जवाब दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। चीन में बने सामान के लिए कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, और यही बात बिहार में बने पुल के लिए भी फिट बैठती है। बिहार में पुल अगर बन गया तो जरूरी नहीं है कि वो कई सालों तक चलेगा। हो सकता है कि पुल उद्घाटन से पहले ही गिर जाए। बिहार के सिवान से आज भी एक पुल गिरने का वीडियो आया। बिहार में जिस तरह से पुल गिर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है मानो भ्रष्टाचार से शर्मसार पुल खुद ही सीरियल सुसाइड कर रहे हैं। सिर्फ 6 सेकंड में ये पुल मिट्टी में तब्दील हो गया। और इसी तरह बिहार के सुशासन में भ्रष्टाचार से तंग आकर एक और पुल ने खुदकुशी कर ली। ये पुल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ होगा। तभी तो जिस पुल को दशकों तक अडिग रहना था वो बारिश आने से पहले ही नदी में समा गया। बिहार के सिवान में गंडक नदी पर बने इस पुल ने राज्य में पुल बनाने में हुए भ्रष्टाचार का सच उजागर किया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही गंडक नहर का ढलाई का काम किया गया था। इसके बावजूद भी बांध में रिसाव होने लगा और बांध का बना पुल टूटकर पानी में गिर गया। आउटलेट के लिए जगह छोड़ा हुआ था, वहाँ लगता है कि रैक होलो होने के कारण वो जो है धीरे धीरे ब्रिज कर गया और धीरे कर वो लोड पानी का नहीं ले पाया और ब्रिज कर गया। पुल टूटने की वजह से नहर का पानी गांव में घुस गया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई और खेतों में खड़ी किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई। बिहार में पिछले कुछ महीने में पुल टूटने की जितनी तस्वीरें आई हैं, वो बिहार में पुल निर्माण में हो रही धांधली को बयां करने के लिए काफी है। 22 जून सिवान सुपौल गंडक नहर टूटी। 18 जून अररिया बकरा नदी पर पुल टूटा। 22 मार्च कोसी नदी पर पुल टूटा। इस साल का ये तीसरा पुल है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बिहार में अभी तक बारिश नहीं आई है तो ये हालात हैं। जब बाढ़ शुरू होगी तो न जाने कितने पुल बहेंगे। सिवान में गंडक नहर पर बने पुल के गिरने के बाद कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही नीतीश सरकार और बीजेपी पर हमलावर नजर आई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी एक्स हैंडल पर लिखा कि देख लीजिए डबल इंजन की सरकार के कारनामे। हर हफ्ते कोई न कोई पुल गिरना 100% तय ही माना जाता है।
कमीशन खोरी, अफसरशाही और भ्रष्टाचार का ऐसा दुर्लभ प्रदर्शन दुनिया में और कहीं नहीं दिखेगा। वहीं कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर पुल बनाने में कमीशन खोरी और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का आरोप लगाया। ऐसा है कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। जो इसमें इंजीनियर शामिल हैं, चीफ इंजीनियर शामिल है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल है, मंत्री भी जो शामिल है इसमें, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के पैसों से मजाक हो रहा है। पुल हादसे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए दोनों पार्टियों को जवाब दिया है। इसको नहीं पता है कि अपराध भ्रष्टाचार जहां भी होता है तो उसका सीधा रास्ता लालू परिवार की ओर खुलता है और लालू परिवार से ही उसकी जड़ें जुड़ी हुई मिलती हैं। ये तो जग जाहिर बात है। ये तेजस्वी जी कौन सा बयान आप दे रहे हैं? और रही बात पुल के गिरने की, तो सरकार ने उसे बड़ी गंभीरता से लिया है। यह एक गंभीर ऑफेंस है। बिहार में सिर्फ सड़क वाला पुल ही नहीं टूट रहा, बल्कि सरकारी निर्माण की गुणवत्ता और जनता के भरोसे के बीच का पुल भी टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीट पेपर लीक में आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में ईओयू को पता चला कि सबसे पहले नीट पेपर झारखंड से लीक हुआ था और नीट पेपर सबसे एक प्रोफेसर के जरिए संजीव मुखिया नाम के शख्स को मिला था, जिसने पटना के एक ग्रामीण इलाके में नीट छात्रों को पेपर रटवाया। अब ईओयू के राडार पर रांची का प्रोफेसर आ गया है। नीट पेपर लीक के प्रोफेसर का पूरा कांड क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा। रांची के प्रोफेसर ने लीक किया था पेपर। अब ईओयू को उस प्रोफेसर की तलाश। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट छात्र इंसाफ चाहते हैं और इस बीच हुआ है एक बड़ा खुलासा। ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के सूत्रों से पता चला है कि पेपर लीक झारखंड से हुआ था और इसमें अहम भूमिका रांची के एक प्रोफेसर ने निभाई थी। ईओयू सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि रांची के उस प्रोफेसर ने व्हाट्सएप के जरिए संजीव मुखिया को नीट का पेपर भेजा था, जिसे संजीव मुखिया ने 20 से 25 छात्रों को सॉल्वर के मदद से रटवाया था। अब ईओयू को संजीव मुखिया और उस प्रोफेसर की तलाश है। आरोपियों ने पटना के भीड़भाड़ वाले इलाके से दूर खेमनी चक जैसे ग्रामीण इलाके में करीब 25 छात्रों को रखा था, जिन्हें बंद पड़े लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में 5 मई की सुबह प्रश्न पत्र और उनके उत्तर मुहैया कराए गए थे, जिन्हें छात्रों को रटाया गया। इसके कुछ वक्त बाद छात्रों को एग्जाम सेंटर छोड़ दिया गया था, लेकिन कम समय मिलने की वजह से छात्र सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं रट पाए। इस वजह से उनके एक विषय में ही अच्छे मार्क्स आए, बाकी विषयों में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे। अब संजीव मुखिया को तलाश रही ईओयू को उसके बारे में कई अहम जानकारी मिली है। संजीव मुखिया नालंदा के नूरसराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज का कर्मचारी है। पहली बार वर्ष 2012 में उस पर महादलित विकास निगम का पर्चा लीक कराने का आरोप लगा था। संजीव मुखिया को पहली बार वर्ष 2012 में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वर्ष 2015 में अपने बेटे को पीएमसीएच में एडमिशन कराने में कामयाब हुआ। आरोप है कि संजीव मुखिया का बेटा भी पेपर लीक गैंग का हिस्सा बन गया। ताजा केस में प्रोफेसर से नीट पेपर मिलने के बाद संजीव ने पटना और रांची के सॉल्वर गैंग की मदद ली थी। अब ईओयू पेपर लीक गैंग के कनेक्शन जोड़ने में कामयाब हो रही है, जिसमें सबसे अहम किरदार रांची के प्रोफेसर का सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कोई फंसाइए ना रहा है, जब करवे नहीं किया तो फंसाइए ना करेगा। किन पे है, कौन है जो फंसा रहे हैं? हरिनारायण के बेटा अनिल फंसा रहा है। मैं हरिनारायण सिंह कौन है? विधायक है। कौन पार्टी से? कुछ कहता है जदयू से। अच्छा, तो आखिर ये फिर सामने क्यों नहीं आ रहा है मुखिया जी? मुखिया जी सामने आवे कैसे? अब आवेगा वो पकड़वा देगा तो क्या करिएगा? इन सब के बीच आज शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्ष परीक्षा हो, इसके लिए 7 विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन भी शामिल हैं। कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी। प्रशांत झा, पटना, जी मीडिया।
नीट पेपर लीक केस को लेकर हो रहे प्रदर्शन और जांच में मिल रहे सबूतों के बाद देश में एंटी पेपर लीक कानून 21 जून की आधी रात से लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत भर्ती परीक्षाओं में नकल और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के मकसद से कई नियम लाए गए हैं। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम कराने वाला सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधि में शामिल हुआ तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। कानून में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की परीक्षाएं भी शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, यानी कि नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच इस कानून को लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर कब लौटेंगी, अब यह सवाल गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाने वाले बोइंग स्टारलाइनर को लेकर बड़ी खबर आई है। नासा ने बड़ी जानकारी दी है कि अंतरिक्ष यात्रियों के पहले दल को ले जाने वाले स्टारलाइनर की वापसी को स्थगित कर दिया गया है। सुनीता विलियम्स समेत इस दल के सदस्यों की वापसी को लेकर नासा ने अब नई तारीख भी नहीं बताई है। अंतरिक्ष यान की वापसी पहले 26 जून को निर्धारित की गई थी। इससे पहले अब तक 3 बार वापसी टल चुकी है। 6 घंटे की उड़ान में कोई चूक ना हो, इसके लिए नासा कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। खास बात यह भी है कि इस मिशन का लॉन्च भी 2 बार टल चुका है। सुनीता विलियम्स 322 दिन तक अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। ऐसे में दुनिया भर के लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ये तस्वीरें अब से करीब 21 साल पहले की हैं, जब अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला एक अंतरिक्ष मिशन के दौरान हादसे का शिकार हो गई थी। साल 2003 को उस दिन जैसे स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वैसे ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस तरह के किसी भी हादसे से बचने के लिए एक बार फिर नासा चौकन्ना है, क्योंकि भारतीय मूल की एक और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की 3 बार धरती पर लौटने की कोशिशें रोकना पड़ी है। सुनीता को लेकर यह अंतरिक्ष यान कब धरती पर वापस आएगा, ये भी अभी तय नहीं है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों बुल विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने 5 जून को उड़ान भरी थी। दरअसल जिस स्पेसक्राफ्ट से सुनीता अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष के मिशन पर निकली, वो कई बार खराब हो चुका है। नासा चाहता है कि स्टारलाइनर दूसरा अमेरिकी अंतरिक्ष यान बने, जो स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जा सके। बोइंग का स्टारलाइनर कार्यक्रम वर्षों से सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों, डिजाइन समस्याओं के साथ जूझ रहा है। स्टारलाइनर 6 जून को डॉक करने के लिए स्पेस स्टेशन के करीब पहुंचा था तो थ्रस्टर फेल हो गया। इस कारण अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन के करीब तक नहीं गया, जब तक खराबी ठीक नहीं कर ली गई। अब आपको बताते हैं कि धरती पर वापसी की पूरी प्रक्रिया है क्या। दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। री एंट्री के बाद पैराशूट सिस्टम की सुरक्षा के लिए स्पेसक्राफ्ट के आगे लगी हीट शील्ड को हटा दिया जाएगा। लैंडिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी, लेकिन ये सब बेहद चुनौतीपूर्ण है। आपको बता दें कि किसी भी अंतरिक्ष मिशन में वापसी करना ही सबसे जोखिम भरा होता है। नासा अधिकारियों का कहना है कि वो स्टारलाइनर के लगभग 6 घंटे की वापसी यात्रा शुरू करने से पहले थ्रस्टर फेलियर, वाल्व समस्या और हीलियम रिसाव के कारणों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं पाकिस्तान की, जो चीन को अपना जिगरी दोस्त बताता है और मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद भी करता है। बावजूद इसके पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। खासकर सीपेक प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर और चीनी स्टाफ पर हमले हो रहे हैं, जिसे लेकर अब चीन का पाकिस्तान से मोह भंग होने लगा है। यही वजह रही कि पाकिस्तान पहुंचे चीनी मिनिस्टर ने मुनीर और शहबाज की जमकर क्लास लगा दी।
चीन ने लगाई मुनीर शहबाज की क्लास। चीन से खरी खोटी सुनकर शहबाज हताश। जिनपिंग के आगे नाक रगड़ेगा अब पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि आर्थिक नुकसान उठाते उठाते चीन का पाकिस्तान से मोह भंग होने लगा है। और इसकी वजह बन रहा है CPEC प्रोजेक्ट, जिसमें चीन को अपना $60 अरब फंसता दिख रहा है। चीन की इसी चिंता के साथ चीनी मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंचे थे, जिन्होंने न सिर्फ शहबाज शरीफ कैबिनेट के साथ मीटिंग की, बल्कि पाकिस्तान के बाकी दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को भी बुलाया। फिर सबके सामने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को बेइज्जत किया। माना जा रहा है कि चीनी मंत्री का इशारा पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर सेना के साथ चल रहे विवाद की ओर था। इसलिए चीनी मंत्री ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान में जब तक स्थिरता नहीं आएगी, उनके नागरिकों की पुख्ता सुरक्षा नहीं होगी। पाकिस्तान चीन से किसी भी तरह के निवेश की उम्मीद न करे। चीन का रुख देखकर शहबाज शरीफ के मंत्री चीन के आगे गिड़गिड़ाने लगे और दोस्ती का हवाला देते दिखे। पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में चीन ही इकलौता सहारा है, इसलिए कोई भी पाकिस्तानी नेता चीन की नाराजगी से बचना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में चीन ने पाकिस्तान को कई झटके दिए हैं। चीन ने पहले पाकिस्तान को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले देश का दर्जा दिया था, जिसे घटाकर अब सिर्फ प्राथमिकता वाला देश कर दिया है। शहबाज शरीफ अरबों डॉलर मांगने चीन के दौरे पर गए थे, तब भी शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को खाली हाथ लौटा दिया था। शहबाज शरीफ ने CPEC प्रोजेक्ट में लगे चीनी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कसम भी खाई थी, लेकिन जिनपिंग की नाराजगी कम नहीं हुई। चीन को CPEC प्रोजेक्ट पर भी खतरा मंडराता दिख रहा है, इसलिए अब पाकिस्तान को सीधे सीधे शब्दों में धमका रहा है। चीन से लगी फटकार को भी पाकिस्तान का मीडिया दूसरे की नजरिए से देख रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को लग रहा है कि CPEC प्रोजेक्ट की वजह से चीन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक मंच पर ले आया है। चीन को सीधे सीधे जवाब देने की हिम्मत पाकिस्तान की कभी नहीं रही, और मौजूदा हालात में तो पाकिस्तान के लिए चीन से उलझना खुदकुशी करने जैसा होगा। इसीलिए पाकिस्तानी थिंक टैंक हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री की क्या हैसियत बची है कि चीन से कोई मंत्री आकर भरी मीटिंग में क्लास लगा देता है, और शरीफ कैबिनेट का कोई मंत्री विरोध तक करने की हिम्मत नहीं जुटाता। वैसे इन हालात का जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है, जो भारत से दुश्मनी निभाने के चक्कर में चीन का गुलाम बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर हैं, लेकिन चीन इस दौरे से तनाव में है। दरअसल शेख हसीना को कुछ दिनों बाद चीन जाना है, लेकिन उससे पहले वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए भारत आई हैं। जिस तरह की केमिस्ट्री पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच देखी गई, साफ है बांग्लादेश ये समझ चुका है कि भारत ही उसका सच्चा हितैषी है। चीन को जवाब देने के लिए दोनों की दोस्ती मील का पत्थर साबित हो सकती है। 54 साझा नदियां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। आप आइए बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी की इन्हीं मुलाकात की तस्वीरों को देखकर जिनपिंग बेचैन है। चीन का हलक सूखता जा रहा है। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की इन तस्वीरों को देखकर चीन को मिर्ची लगना तय है। अब आपको बताते हैं कि इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ है जिससे चीन परेशान है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि इस मुलाकात का खास मतलब है। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। चीन के बढ़ते तनाव की एक बात यह भी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भारतीय रुपए में व्यापार शुरू हो चुका है, जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना मानती हैं कि भारत ही उसका सच्चा दोस्त है। इंडिया इज आवर मेजर नेबर, ट्रस्टेड फ्रेंड एंड रीजनल पार्टनर। वैसे आपको बता दें कि शेख हसीना जुलाई में चीन के दौरे पर जाने वाली हैं, लेकिन इससे पहले वो स्टेट विजिट पर भारत आई हैं। पिछले 15 दिन में ये दूसरी बार है जब शेख हसीना भारत दौरे पर हैं। बांग्लादेश भारत की नेबर फर्स्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है।
दोनों देशों के बीच तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर भी आगे की बात हुई है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कई सालों से विवाद है। 414 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी हिमालय से निकलती है और सिक्किम के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी की 83% यात्रा भारत में और 17% यात्रा बांग्लादेश में होती है। इस दौरान सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तीनों क्षेत्रों में रहने वाले करीब 1 करोड़ लोगों की पानी से जुड़ी जरूरतें ये नदी पूरा करती है। बांग्लादेश तीस्ता पर 50% पानी पर अधिकार चाहता है, जबकि भारत खुद नदी के 55% पानी का इस्तेमाल करना चाहता है। जानकारों के मुताबिक अगर तीस्ता नदी जल समझौता होता है तो पश्चिम बंगाल नदी के पानी का मत मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी इसे टालती रही हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बीते 1 दशक से ज्यादा वक्त से तीस्ता नदी जल बंटवारे की फांस लगातार चुभ रही है और इसकी बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का इस मुद्दे को लेकर तेवर। यही वजह है कि भारत और बांग्लादेश के नेता जब भी मिलते हैं तो तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर मुद्दे की कसक उभर जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत नहीं चाहता कि तीस्ता मास्टर प्लान प्रोजेक्ट चीन को मिले। इसकी वजह रणनीतिक सुरक्षा से जुड़ी है, जबकि चीन यहां चालबाजी करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। फिलहाल बांग्लादेश और भारत अब पक्की दोस्ती के लिए एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय मूल के अरबपति और ब्रिटेन की सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली नौकरों के शोषण के मामले में दोषी पाई गई है। परिवार के 4 सदस्यों को स्विट्जरलैंड की कोर्ट ने शुक्रवार को जेल की सजा सुनाई है। स्विट्जरलैंड की कोर्ट ने हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी कमल हिंदुजा को 4.5 वर्ष जेल की सजा सुनाई है, जबकि प्रकाश हिंदुजा के बेटे अजय हिंदुजा और बहू नम्रता हिंदुजा को 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है। हिंदुजा परिवार पर आरोप है कि उसने अपने भारतीय सर्वेंट स्टाफ को बंधक बनाकर रखा, कम सैलरी दी। स्टाफ ने आरोप लगाया कि उन्हें भारत से लाया गया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। वो हिंदुजा फैमिली के स्विट्जरलैंड स्थित लेक जेनेवा विला में काम करता था। स्टाफ का आरोप था कि उससे रोजाना 18 घंटे काम कराया जाता था, लेकिन सैलरी के तौर पर रोजाना सिर्फ $8 दिए जाते थे, जबकि परिवार के घरेलू कुत्तों पर एक दिन का खर्च कम से कम $27 था। ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर हाउस हेल्प की एक दिन की औसत सैलरी $60 के आसपास होती है। हिंदुजा परिवार ब्रिटेन का सबसे अमीर घराना है, जिसकी 1200 अरब रुपए से ज्यादा की दौलत है और 2 लाख लोगों को यह नौकरी देता है। बैंकिंग, फाइनेंस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट समेत कई सेक्टर में इस परिवार का कारोबार है। सजा सुनाए जाने के बाद हिंदुजा परिवार के वकीलों की तरफ से कहा गया कि वो सजा के खिलाफ अपील करेंगे। जी न्यूज़।